तो हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सुपर 30 इंस्टीट्यूट में और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप पूरी लगन के साथ अपने सिलेबस का, अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे होंगे और अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे होंगे। तो चलिए आइए इसी उम्मीद के साथ, इसी पहलू के साथ चलते हैं। ये मेरा सुपर 30 परिवार, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। आप सबको नवरात्रि की, नवमी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सबको खुशहाल रखें, सलामत रखें और आपकी सफलता में अपना आशीर्वाद दें। तो इसी के साथ एक लाइन है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जन्म देने वाली माँ क्या होती है? जननी जो होती है, जन्म देने वाली माँ इस जननी से, पृथ्वी से या स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अपनी माँ की पूजा करिए और माता रानी की भी पूजा करिए, आराधना करिए, वंदना करिए। तो चलिए चलते हैं हम सिलेबस की ओर, पाठ्यक्रम की ओर। और आज हम समझेंगे कि इतिहास के बारे में आपको कैसे अध्ययन करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इतिहास पाठ्यक्रम अपने आप में एक बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है, जिसको आप सही तरीके से, सही रणनीति से पढ़िए तो आपका हर एग्जाम में एक बहुत बड़ा पोर्शन और हर एग्जाम में एक बहुत बड़े मार्क्स को कवर करता है। वो आप यूपीएससी की बात करें, वो आप स्टेट पीसीएस की बात करें, वो आप पीएससी की बात करें या वनडे एग्जाम की बात करें, तो इतिहास हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम के लिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, आज के बाद आपका इतिहास पढ़ने का और समझने का पूरा सिनेरियो चेंज कर दूंगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा कि आप इतिहास कितने अच्छे से पढ़ते हो। इतिहास लोग बहुत बहुत अलग अलग की चीजें सुनते हैं, ठीक है, कि भाई इतिहास बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, कैसे कवर होगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मेंस कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, प्री कैसे क्लियर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। इन सब को आप साइड रखिए, आप मुझे फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद से आपका इतिहास पढ़ने का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा और इतिहास को हम कहानी कहानी पढ़ पढ़ के, कहानियों के माध्यम से समझते हुए पूरा इतिहास कवर करेंगे और पूरे इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों इतिहास की बात करें तो इतिहास का चैप्टर कहां कहां पूछा जाता है, आप इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यूपीएससी के बारे में पता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें इतिहास एक पूरा सब्जेक्ट है प्री और मेंस के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको करंट अफेयर में कोरिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, पीएससी की बात करें, हर स्टेट पीसीएस की बात करें तो सब में एक इतिहास होता है। जैसे कि एमपीपीएससी की अगर बात करें, हमारा एमपीपीएससी का बैच चल रहा है, नया बैच, ठीक है, दोपहर का बैच, ठीक है। तो एमपीपीएससी की बात करें तो उसमें एक इतिहास का अलग से सब्जेक्ट है, मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का अलग से इतिहास पढ़ना है आपको। तो आपको पढ़ना कैसे है? लोग भ्रांत में है, भ्रम में है कि भाई मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपीपीएससी की तैयारी करो तो अलग से पढ़ो, यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी करो तो यूपी का इतिहास पढ़ो। तो अलग अलग इतिहास कैसे पढ़ा जाए? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने मेन हिस्ट्री, कौन सी? भारत का इतिहास, जिसमें वर्ल्ड का, मतलब आप ये कहें कि वर्ल्ड का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को कंबाइंड करके हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये हिस्ट्री पढ़ा तो आपको स्टेट पीसीएस के लिए स्टेट की हिस्ट्री पढ़ने में बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं इतिहास की ओर। मैं आपको इतिहास के अलग अलग पैतरे बताऊंगा, अलग अलग तरीके से पढ़ना बताऊंगा। इतिहास को हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे, ठीक है। इतिहास एक्चुअली में इतिहास क्रम बाय क्रम बढ़ता गया, ठीक है। इतिहास एक क्रमिक घटना है, ठीक है। वो क्रमिक घटना क्या है वो सब हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट कवर करेंगे। और इतिहास को हम मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि जियोग्राफी को मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं,
नहीं, हम हिस्ट्री को भी मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इतिहास के साथ साथ आपका मैथ का भी पोर्शन कवर होता चलेगा। ठीक है, मैं वर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताता जाऊंगा, आपका वो फैक्ट भी कंप्लीट होगा और कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में, एक माइंड में एक मैप क्रिएट होगा कि हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो कहां कहां से अजय सर ने क्या बताया था, पॉइंट बताया था और हमारे टॉपिक क्लियर करवाए थे। चलिए, तो इतिहास की बात करें। इतिहास क्या है दोस्तों? तो इतिहास मतलब पुरानी बातें, इतिहास मतलब पुरानी बातें, इतिहास मतलब पुराना तथ्य, इतिहास मतलब पुरानी घटनाएं। कौन सी घटनाएं? अतीत की घटनाएं, जो घटना बीत चुकी है, जो घटना बीत चुकी है, चाहे वो 1 सेकंड पहले की घटना हो, चाहे वो 10 लाख वर्ष पुरानी घटना हो, वो सब कुछ इतिहास में कैलकुलेट होता है। तो इतिहास क्या है दोस्तों? अतीत के बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, याद करना, ये सब कुछ इतिहास है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतिहास क्या है बच्चों? तो इतिहास किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, स्पेसिफिक प्राणी के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बीती हुई घटनाओं का संपूर्ण अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, सबका इतिहास है, जैसा कि मैंने बताया, आपके चारों ओर, आपके सराउंडेड जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब का एक सेपरेट इतिहास है, एक सेपरेट हिस्ट्री है। जैसे इंसान की हिस्ट्री है, आपके बगल में, आप रूम में रहते हैं, दीवार की हिस्ट्री है, पेन की हिस्ट्री है, कलम की हिस्ट्री है, मोबाइल का इतिहास है। क्यों इतिहास है? ये बचपन से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से ही ऐसा नहीं था। ये पेन जो आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसा नहीं था। इसको, इस पेन की अवस्था तक आने के लिए इसको एक दौर से गुजरना पड़ा, एक दौर से गुजरना पड़ा, और वो दौर, जिस दौर से ये गुजरा है, वो इसका इतिहास है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो पेन है, इस पेन में ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ये ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक इसका नीचे का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पेन है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का पेन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे पहले नहीं था। पहले ये प्लास्टिक को गलाया गया, फिर प्लास्टिक को एक सांचे में ढाला गया, सांचे में डालने के बाद इसको ठंडा किया गया, ठंडा करने के बाद ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आया, इसके ऊपर ये कैप लगाई गई, और कैप लगाने के बाद अब ऐसा तो ये काम करेगा नहीं, है ना, इसमें स्याही डालेंगे, इसमें निब डालेंगे, है ना, तो तब ये काम करेगा। तो इसमें हमने निब लगाई, स्याही डाली, और स्याही डालने के बाद हमने ये इसके ऊपर कैप लगा दी, और फाइनली ये हमारा पेन रेडी हुआ। तब जाके हमने क्या कहा कि इस पेन का भी एक इतिहास रहा, जिसमें हमने सारी घटनाएं पढ़ी। समझ में आई बातें? अब हम बात करते हैं मनुष्य के इतिहास की, क्योंकि इतिहास एक्चुअल में हम मानव सभ्यता का ही इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, तो मानव की पूरी जानकारी, मतलब आप ये कहें कि मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण, जो प्रारंभिक चरण था, मानव सभ्यता का प्रारंभिक क्रमिक चरण, जहां से मानव अपना जीवन स्टार्ट करता है, पुराना मानव, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, रेस्टोसेपियन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मानव था, उस काल में, आज से 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व के काल में, जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया, जब अपने जीवन को क्रमिक विकास की गति में लाया, तब से लेकर आज तक की जो सारी घटनाएं हैं, उस घटनाओं का वर्णन हम करते हैं और उसको कहते हैं इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत बड़ा काल है, ये बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। इसको आप एक ही लाइन में, एक ही बुक में नहीं पढ़ सकते, एक ही फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने क्या कहा कि इसको एक बहुत अलग तरीके से डिवाइड किया, एक फॉर्मेट में डिवाइड किया, और अलग तरीके से सेपरेट पार्ट में करके हमने पढ़ा। ठीक है, इसको अलग अलग कालखंड में डिवाइड किया। ठीक है, जिस कालखंड की घटनाओं को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, किसके लिए? सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने एग्जाम की सहूलियत के लिए, सिलेक्शन की सहूलियत के लिए, पढ़ने की सहूलियत के लिए हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जो 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसका पहला नाम प्राग इतिहास काल, दूसरा नाम आद्य इतिहास काल, और तीसरा नाम ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? हम तब की बात कर रहे हैं, अभी से लेकर 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। अब आपको एक डाउट होगा,
आप में से कई सारे बच्चे ईसा पूर्व के बारे में नहीं जानते होंगे, ईस्वी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम 2025 में हैं, 2025 का जो स्टार्टिंग हुआ होगा कहीं ना कहीं जीरो से हुआ होगा। उस जीरो को हम ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं, और उस ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद की घटनाओं को हम क्या कहते हैं, ईस्वी। और उन ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातों को हम ईसा पूर्व की बात कहते हैं, और उन्हीं ईसा पूर्व की बातों का हम विवरण देख रहे हैं और क्रमिक विवरण देखेंगे, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और हम चलेंगे कब, 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व, फिर 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व, फिर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, फिर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व, 1,000 वर्ष ईसा पूर्व। उसके बाद फिर हम ऐसा क्रमिक इतिहास पढ़ते पढ़ते आज 2025 ईस्वी तक की बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, ये आज इतिहास का ये पहला स्टेप है। इतिहास को पढ़ने का ये पहला स्टेप है, इसलिए ये जितनी भी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत जरूरी है जानना। जब तक आपको ये क्रमिक विकास और ये स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हिस्ट्री पढ़े कैसे। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इतिहास को कैसे पढ़ना है? तो दोस्तों, इतिहास को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, पहले कैसे पढ़ना है? आप सब कोई जानते हैं कि अगर किसी भी घटना को हम स्टैंडर्ड मानते हैं या फिर एक्चुअल घटना मानते हैं, तो हम उसके लिए कुछ एविडेंस रखते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें, सब कुछ एविडेंस पे होता है। कोई भी क्रिमिनल केस होता है, उसका जब तक एविडेंस नहीं होता तब तक उसको हम अपराधी घोषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं इतिहास की, और इतिहास की पन्नों को जब तक हम स्टैंडर्ड नहीं मानते, तब जब तक उसके लिए कोई ठोस एविडेंस ना हो, कोई साक्ष्य ना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, वो साक्ष्य कौन देगा? कोई ना कोई तो वो साक्ष्य इकट्ठे करा होगा, कोई ना कोई इतिहासकार, कोई ना कोई वैज्ञानिक, कोई ना कोई साइंटिस्ट। ठीक है, क्या किया होगा, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का आपको साक्ष्य इकट्ठा किया होगा। वो साक्ष्य को हम पढ़ेंगे, तो हम पहले देखेंगे क्या, इतिहासकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले देखेंगे इतिहासकारों के बारे में, फिर देखेंगे कि उन इतिहासकारों ने कौन कौन से साक्ष्य इकट्ठा किए और कौन कौन से साक्ष्य हमें प्रोवाइड किए। तब जाके आज हम हिस्ट्री को एक सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पा रहे हैं, उसको याद कर पा रहे हैं और अपना सिलेक्शन ले पा रहे हैं, और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले क्या, हम पढ़ेंगे इतिहासकारों के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे साक्ष्यों के बारे में, उसके बाद फाइनली फिर हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। और इतिहास के विभाजन के कड़ी में हम पढ़ते हैं इतिहास का 3 प्रकार से विभाजन किया जाता है, प्राग इतिहास काल, आद्य इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास काल का विभाजन हम करते हैं पत्थरों के आधार पर। क्यों? उस काल में इंसान का जो जीवन था, उसके जीवन की संपूर्ण घटनाएं पत्थरों पर डिपेंड थी। पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों पर जीवन जीना, पत्थरों के गुफाओं में रहना, पत्थरों पर चित्रकारी करना, शैल चित्र बनाना, भित्ति चित्र बनाना, ये सारी घटनाएं पत्थरों से कहीं ना कहीं संपूर्ण होती थी। इसलिए उस इतिहास काल को, उस कालखंड को हमने सेपरेट पत्थर का काल कहा, जिसको आप पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस पाषाण काल को भी आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल का सबसे पुराना स्टेज, जिसको हम 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व से डिवाइड करते हैं और आते हैं सीधे 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक, मतलब 9 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक का पूरा ड्यूरेशन हम कवर करते हैं किसमें, पूरा पाषाण काल में। फिर पाषाण काल की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल की, और इस नव पाषाण काल के बाद एक स्टेप आता है जिसमें तांबे की खोज होती है, एक धातु की खोज होती है जो कि हल्की धातु होती है। उस काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। तांबे की और तांबा और पत्थर साथ में मिक्स होकर यूज होने लगा, इसलिए उसको कहा ताम्र पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्टेप आएगा आद्य इतिहास काल का। आद्य इतिहास काल में हमने क्या देखा कि जो मानव था, वो मानव ने क्या किया, अपना क्रमिक विकास किया। क्रमिक विकास के दौर में मानव ने क्या किया कि अपने घर बनाए, घर मतलब झुग्गियां बनाई। पहले तो वो शिकारी जीवन जीता था, शिकारी जीवन से उसने स्टेप चेंज किया तो पशुपालन में आया, पशुपालन से चेंज किया, कृषि में आया, और कृषि में चेंज किया तो अपने जीवन जीने की शैली में चेंज किया, तो कहीं ना कहीं स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया। और स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया तो वहां से उसने झुग्गियां बनाई, बस्तियां बनाई, और उन बस्तियों का एक प्रारूप तैयार हुआ तो वो हो गए गांव। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तैयार हुई। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडिफिकेशन हुआ। क्यों? इंसान एक महत्वाकांक्षी प्राणी है, तो मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्या हुआ
कि वहां से इंसान शहरी व्यवस्थाओं की ओर प्रस्थान करता है और अपना मॉडिफिकेशन करके उस व्यवस्था को शहरी व्यवस्था में कन्वर्टेड करता है। तो आद्य इतिहास काल में जिस सभ्यता की हम बात करेंगे वो सभ्यता होगी शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी व्यवस्था, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता वो बसी, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा शहर बहुत बड़ा शहर था, इसलिए उसके नाम पर ही इस सभ्यता को हम कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक लाइन ये है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं क्यों बसी? क्योंकि नदियों को सभ्यताओं की जननी या सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ठीक है। जैसे नील नदी के किनारे आप देखें मिस्र सभ्यता का विकास। ठीक है। जैसे भारत में सिंधु नदी के किनारे देखें आप सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। ठीक है। तो सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है, पालना किसको कहा जाता है? नदियों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ क्रमिक विकास। आद्य इतिहास काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। आद्य इतिहास काल में ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, उस सभ्यता का कुछ क्रमिक विकास हुआ और चरम अवस्था में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उसका विनाश होता है, वो अपने विनाश की ओर जाती है और विनाश होने के बाद फिर से इंसान जीना स्टार्ट करता है, फिर से इंसान एक अगली कड़ी में प्रवेश करता है, फिर से इंसान ग्रामीण बस्तियों में स्टार्ट करता है, ग्रामीण जीवन स्टार्ट करता है और फिर से वो व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम वैदिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और इसी वैदिक काल को हम दो भाग में विभाजित करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल केवल ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में जो 4 वेदों में 3 वेद बचे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी रचना होती है। ये हो गया आपका आद्य इतिहास काल। उसके बाद हम चलते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को फिर से हम 3 भाग में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये प्राचीन काल का जो पृष्ठभूमि रही, वो पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आद्य इतिहास काल के वैदिक काल से रही और उसी वैदिक काल में हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं, सारी बातों की चर्चा करते हैं। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जनपद की बात करते हैं, पहले जन की बात करते हैं, जनपद की बात करते हैं, महाजनपद की बात करते हैं, उसके बाद मौर्य काल की बात करते हैं, उत्तर मौर्य काल की बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, उत्तर गुप्त की बात करते हैं। उसके बाद हम मध्यकाल में आते हैं और मध्यकाल में हम मुगल काल की बात करते हैं और इसकी कड़ी में हम आगे चल के आधुनिक इतिहास की बात करते हैं और यहां से पूरा एक आधुनिक भारत का नींव पड़ता है। और आधुनिक भारत यही कंटिन्यू होते होते हम स्वतंत्रता संग्राम होते हुए, हम आजादी होते हुए आज 2025 में प्रवेश करते हैं। ये पूरा इतिहास का समराइज विवरण रहा जो कि हमको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। यहां तक से आपको समझ में आया होगा कि हम हिस्ट्री का अध्ययन कैसे करने वाले। ये पहला वीडियो आपको समझने के लिए काफी रहा होगा कि हम कितने अच्छे से हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, कितने सुव्यवस्थित तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आपको एक एक चीजें कंफर्म हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी और आप हिस्ट्री को भूलेंगे नहीं। चलिए, तो हम इतिहास की पहली कड़ी स्टार्ट करते हैं, पहली सीढ़ी, जिसको हमने कहा इतिहासकार। इतिहासकार के बारे में जानते हैं। तो इतिहासकारों में जैसा कि आपको पता है कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि यूनानी रोमी इतिहासकार हैं, रोमन इतिहासकार हैं, इन्होंने इतिहास को सुव्यवस्थित तरीके से जमाया। कैसे जमाया? तो हुआ ये कि सन 499 से लेकर 479, ये ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। मतलब आप यूं कहें कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने जो युद्ध हुए उस दौरान जो युद्ध हो रहे थे, तो बात करते हैं हम पहली कड़ी की। वो पहली कड़ी है कौन से? इतिहासकारों के बारे में। इतिहासकारों की चर्चा, किस इतिहासकार ने इतिहास की चर्चा की, इतिहास के बारे में लिखा और उसको सही तरीके से बताया और उस इतिहास की घटना का हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम चलते हैं इतिहास के इतिहासकारों की ओर। पहले इतिहासकार जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनके बारे में मैंने बताया, हेरोडोटस। ठीक है। हेरोडोटस तुर्की के रहने वाले थे, तुर्की देश के रहने वाले थे जो कि यूरोप का एक देश है। ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आप अभी देख लीजिए कि हेरोडोटस के बारे में 5वीं सदी में क्या, 5वीं सदी ईसा पूर्व में इन्होंने द हिस्ट्रीज बुक लिखी और द हिस्ट्रीज बुक में जो लिखा इन्होंने कि
जो ग्रीक और फारसी युद्ध हुआ, कब हुआ? 499 से 489 ईसा पूर्व के बीच जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में जितनी भी घटनाएं थी उस घटना का विवरण, उस घटना का कारण क्या था, उस घटना का प्रभाव क्या हुआ, उसका एक सुव्यवस्थित तरीके से विवरण किया। और उस विवरण में इन्होंने ग्रीस और फारस के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य रहा उसका भी विवरण किया। तो उससे कहीं न कहीं आधुनिक इतिहासकारों को एक सीख मिली कि हमें इतिहास को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से सुव्यवस्थित करके लिखना चाहिए। इसलिए इनको इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस पहले इतिहासकार जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है। और दूसरे यूनानी इतिहासकार हुए थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स जो घटनाओं को, साक्ष्य के कारण घटनाओं को और साक्ष्यों को एकत्र करना स्टार्ट किया इन्होंने। जो घटना होती थी, जो कि फारस की घाटी, फारस की खाड़ी और जो यूनान में, जो यूरोप में जो घटनाएं हुआ करती थी, उस घटनाओं को एकत्रित करना, उन घटनाओं का क्या कारण हुआ, किस कारण से वो घटनाएं हुई, उनका एकत्रीकरण करके उसमें विश्लेषण करना और विश्लेषण करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकाल के पब्लिश करना, लोगों को बताना, ये पूरा काम किसने किया? थ्यूसिडाइड्स ने किया। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको? थ्यूसिडाइड्स को। चलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हेरोडोटस महाराज जो कि कहां के थे? तुर्की के थे, यहाँ के तुर्की के। और बात कर रहे थे, ये ग्रीस है आपका, ठीक है, ये जैसा देख रहे होंगे ये ग्रीस है और ये है ईरान। ईरान को पहले क्या कहता है? फारस, ठीक है, ये फारस की खाड़ी, ठीक है, तो ये फारस था, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हुआ और इसका नाम ईरान हुआ। ईरान का मतलब होता है आर्यों का देश। क्या होता है बेटा? आर्यों का ईरान का मतलब क्या होता है? आर्यों का देश होता है। तो इसी फारस और ग्रीस के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इसी युद्ध का विवरण कौन करते हैं? हेरोडोटस करते हैं, अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से। राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य, सभी परिदृश्य को लेकर इन घटनाओं का वर्णन करते हैं। और इसीलिए इनके आगे जितने भी इतिहासकार हुए सब इसी कड़ी को फॉलो करते हैं और इतिहास की अच्छे तरीके से रचना करते हैं। इसीलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। कुछ जानकारी और, ये रहा आपका काला सागर, ये रहा आपका भूमध्य सागर, ठीक है, और ये रहा आपका पूरा यूरोप। ये यहां से एक यूराल पर्वत और एक यूराल नदी निकलती है, ठीक है, जो कि रसिया और यूरोप को या फिर एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसको कहते हैं यूरेशिया। और यूरेशिया को यूरोप से, एशिया से अलग करने वाली नदी यूराल नदी और पर्वत श्रेणी यूराल पर्वत श्रेणी। ये आपको मैपिंग में सिखाया जाएगा। तो हमने कहा इतिहास को हम मैपिंग के साथ पढ़ेंगे। चलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों, इसी को थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। क्या देखना है? ये देखिए भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर की रेखा 30 डिग्री, 23 1/2 कर्क रेखा और सेम 23 1/2 मकर रेखा। इसकी बात करते हैं क्योंकि इस कर्क रेखा में अपने भारत के राज्य भी शामिल हैं, 8 राज्य, ठीक है, और इसी में मध्य प्रदेश के जिले 14 जिले, ठीक है। तो इसके बारे में आप बात करते हैं, ये आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा। चल अगली कड़ी में देखते हैं दोस्तों, ये मकड़ी ने परेशान कर दिया, ये चलती जा रही है और लाइन खींचती जा रही है। चलिए अगली कड़ी में ये आप देख लीजिए, जैसा कि ये एक वर्ल्ड का मैप, इसमें सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, विश्व के सभी जो देश हैं वो क्लियर कट दिख रहे हैं। ये अपना प्यारा सा भारत, ठीक है, ये अपना प्यारा सा पड़ोसी देश, ठीक है। तो ये नेपाल जहां अभी सत्ता पलट हुआ है। और इसी सत्ता पलट की अगर हम करंट की बात करें तो ये रहा अपना फ्रांस। और फ्रांस में भी आज की वर्तमान की जनता, 1 लाख जनता सड़कों पर है। हो सकता है इमैनुअल मैक्रो का भी सत्ता पलट हो जाए। ये आपको करंट अफेयर के मुद्दों को ध्यान में रखना है। आपके सामयिक घटना में एक सब्जेक्ट कवर होगा यूपीएससी और पीसीएस में। चल अगली बात करते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं भारतीय इतिहासकार के बारे में।
अभी हमने यूनान और रोमन इतिहासकारों के बारे में बात किया जो कि हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स थे, ठीक है। हेरोडोटस को जनक कहा गया और थ्यूसिडाइड्स को विज्ञान इतिहास का वैज्ञानिक क्या कहा गया, साइंटिफिक जनक कहा गया, ठीक है। अब हम भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो पहले इतिहासकार अबुल फजल, ठीक है, दूसरे इतिहासकार बाणभट्ट, तीसरे निजामुद्दीन अहमद। मैं बात करता हूं पहले बाणभट्ट की, ठीक है, बाणभट्ट की बात करता हूं तो बाणभट्ट ने साहब किसकी रचना की, हर्षचरित्र की रचना। यह हर्षचरित्र हर्षवर्धन की जीवनी थी। हर्षवर्धन के जीवन की सारी घटनाओं का वृत्तांत किसने, बाणभट्ट ने एक पुस्तक में वर्णन किया। इसमें हर्ष के जीवन के घटनाओं के साथ साथ हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य कैसे विस्तृत बढ़ाया, अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को कैसे स्ट्रांग किया, कैसे मजबूत किया, इतिहास का एक सिस्टमैटिक अध्ययन हम हर्ष बाणभट्ट की हर्षचरित्र से भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम अबुल फजल की। जैसा कि आपको पता ही होगा मध्यकाल में मुगलों का शासन होता है भारत पर, ठीक है, और इसी मुगलों के शासन की कड़ी में बाबर आते हैं, फिर हुमायूं, अकबर, ये सब भारत पर राज करते हैं और इन्हीं राजशाहों के साथ एक शासक हुआ अकबर, जिसने अपना साम्राज्य बहुत विस्तृत किया और उसी अकबर के एक दरबारी थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा। इस अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी। इस अकबरनामा में उन्होंने अकबर के काल की संपूर्ण घटनाओं का विवरण किया, अकबर की राजनीतिक परिदृश्य को समझाया कि अकबर ने भारत पर राज कैसे किया, अकबर ने पूरा भारत को किस तरीके से एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाया, ठीक है, अपना राजपाट बढ़ाया, युद्ध कैसे जीते, राजनीतिक सांस्कृतिक परिदृश्य में सब कुछ बताया गया है। किसके बारे में, अकबर के बारे में, ठीक है, अबुल फजल की आईने अकबरी और अकबरनामा में। चलिए तीसरी बात करते हैं, निजामुद्दीन अहमद की बात करते हैं। इन्होंने भी ताकत अकबरी लिखा। क्या लिखा, ताकत अकबरी लिखा। ये भी अकबर के बारे में थी। अकबर का इन्होंने व्याख्यान किया कि अकबर एक सुशासनिक राजा था, मतलब अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था, अपनी प्रजा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला राजा था और उसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णु राजा था। मतलब कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई बौद्ध हो, अगर अच्छे तरीके से उसके राजकाल में रह रहा है तो वो अकबर उस पर समस्त ध्यान दिया करता था। ये सब कुछ का वर्णन किसमें है, ताकत अकबरी में है। चलिए अगली पुस्तक है मोहम्मद कासिम, इसका उपनाम है फरिश्ता और इसने पुस्तक लिखी तारीख़ फरिश्ता। इसमें वर्णन है, इसमें भारत के मुगल कालीन शासकों का वर्णन है कि दक्कन का पठार जो है, दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार पर जिन मुगलों ने शासन किया, उन मुगलों ने किस तरीके से अपने व्यवस्था को सुचारू तरीके से जमाया, सही व्यवस्थित तरीके से उसको चलाया, अपना राजपाट चलाया, उसका संपूर्ण विवरण किसमें है, तारीख़ फरिश्ता में है। चलिए आगे की कड़ी में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये रहा आपका कौन सा मैप, मुगल कालीन मैप, ये बाबर, ठीक है, ये रहा काबुल। यहां से बाबर प्रस्थान करते हैं और भारत में अपना एक साम्राज्य विस्तृत करते हैं। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद अकबर और उसके बाद औरंगजेब के शासन में आप देखिए कि पूरे भारत का लगभग 90% हिस्सा औरंगजेब ने एकत्र किया। 90% हिस्सा ही नहीं, भारत का पूरा हिस्सा, वर्तमान भारत, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान, इसके साथ साथ बांग्लादेश, आप ये कहें कि 4 देशों की सीमाओं को एकत्र करके एक राष्ट्र बनाया। वो था कौन, औरंगजेब। आप ये पूरा नक्शा देखिए, मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरे मैपिंग करते हुए बताऊंगा जिससे कि आपको पढ़ने में एक इंटरेस्ट जगेगा और आपको समझ में आएगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं। हम यहाँ काबुल की बात कर रहे हैं, ये है अफगानिस्तान, हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये रहा लाहौर, और हम यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये हुआ कौन सा, अपना भारत, ठीक है। तो ये भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये रहा बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। चलो
अकबर के काल में अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार कहां किया था? ये देखें आप, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये अपना बांग्लादेश का पूरा हिस्सा। लेकिन अकबर का जो साम्राज्य विस्तार रहा वो दक्षिण में नहीं रहा, इसीलिए दक्षिण का घुड़सवार किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। दक्षिण का घुड़सवार भूमध्य मुगल काल में दक्षिण का घुड़सवार किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं, क्योंकि अपनी सेना के साथ साथ अपनी सेना को लेकर ये दक्षिण में उतरता है और युद्ध करते हुए पूरा दक्षिण का भाग, जो कि आपका पूरा दक्षिण का भाग लगभग एक हिस्सा 5% हिस्सा छोड़कर लगभग पूरा भारत कवर करता है और एक राष्ट्र बनाता है। चल, ये पूरा आपने देख लिया, आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पीएससी को लेकर पूरी स्ट्रेटजी, एमपीपीएससी आपको कैसे क्रैक करना है, उसमें एग्जाम कैसे क्रैक करना है, प्री कैसे देना है, मेंस कैसे देना है, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में नरेंद्र सर ने भी एक स्ट्रेटजी की वीडियो डाली हुई है, पूरा एक रणनीतिक स्ट्रेटजी, जिससे कि आप 6 महीने पढ़ के पीएससी प्री क्वालिफाइड करें और मेंस करें और आपका सिलेक्शन ले। वो आप एक बार जरूर देखें, मेरे साथ कनेक्ट हो और ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो एक बार देखें। और हिस्ट्री के लिए हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर है, अगला लेक्चर हमारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और एक आपके लिए क्वेश्चन क्या? सिंधु नदी जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है वो कहां से निकलती है और कौन से सागर में मिलती है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।